हिस्टोरिकली अरविंद केजरीवाल का पास क्या रहा है? वेयर इज हु इज अरविंद केजरीवाल? व्हाट डज ही देखो, डू? अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो हैं लोग कि भाई आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, पर मैंने ज़्यादा उनके पास्ट में बहुत dwell तो नहीं किया। पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। और वही झूठ और घमंड के कारण वो चुनावी वाला दिल्ली में हारे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसा उन्होंने शीश महल बनाया, तो लोगों ने बोला ये व्यक्ति तो अपने बच्चों की सर की कसम खाता था और आज जाके शीश महल बना रहे हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज लगेगा कि भैया राइट होने से वोट मिल रहे हैं तो राइट हो जाएँगे, कल लगेगा लेफ्ट होने से वोट मिल रहे हैं तो लेफ्ट हो जाएँगे। और यही एक एनार्किस्ट की ट्रेनिंग होती है कि जहाँ जो अवसर मिले उस हिसाब से घुस जाओ, व्हिच इज़ पॉइंट नंबर 2। और इन्होंने कोई काम नहीं किया। साफ पीने का पानी दिल्ली में नहीं दिया, टूटी सड़क दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली का जो पूरा गवर्नेंस का मॉडल है वो कोलैप्स हो गया। क्योंकि इट वाज़ अ विशेष पार्टी, इट वाज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल तो पार्टी। ये जो उनके जो साथ के लोग थे जिनको उन्होंने मंत्रालय वगैरह दिए, मतलब इवन बिफोर, माय क्वेश्चन है कि इवन बिफोर द लिकर स्कैम केम आउट या क्वेश्चन होने से अलग, एजुकेशन पे क्वेश्चन होने स्टार्ट, स्कूल का जो भांडा फोड़ना स्टार्ट किया, उससे पहले ही डू यू आर्ग्यू कि अरविंद केजरीवाल कुछ काम कर ही नहीं रहा था, सिर्फ एक हवा बनाने में पूरा जोर लगा हुआ था? नमस्कार, वेलकम टू अनदर कॉन्वर्सेशन। मेरे साथ है मेरे दोस्त भाई प्रदीप। थैंक यू सो मच अर्जुन। जब भी आपकी पॉडकास्ट में रहता हूँ कुछ अच्छा होता है, तो इसीलिए आप एक लकी पॉडकास्ट है मेरे लिए। बट मैं एक और बात बताऊँ, ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग कि शाम के 7 बजे हम जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एंड प्रदीप इज नॉट यूजुअली इन हिज वेरी हाई ऑक्टेन एनर्जी दैट ही यूजुअली इज, क्योंकि प्रदीप के साथ जब भी कॉन्वर्सेशन प्रदीप स्टार्ट होता है, और अर्जुन क्या हालचाल? ये बदलाव आ गया है पार्टी ज्वाइन करने के बाद, हाँ, ये बदलाव आ गया। है ना? ठीक, क्या बोले, ठहराव आ गया इसे, व्हाट डू यू वांट टू कॉल ये वो ठहराव एक प्रक्रिया है आने की, इट? बट मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स टीचेस यू टू बी मोर साइलेंट। More silent. दैट इज़ हाउ आई And what else does politics teach you? How has this shift been? Matlab, from a high energy No, I am still leader. higher energy, but I have now learned to be. See, I'll tell you what. This is my mature way of looking at it. कि in politics, what is important is not what you speak, but it is also important what you do not speak. And sometimes silence has more power than words. तो और तभी बोलना चाहिए जब लगता है बोला जाए। You should not be reactionary always. हाँ, मतलब it's easy thing to say, but it is a difficult thing to implement. Hmm. तो अगर आपकी नीति और पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जिसकी नीति और नियत साफ है, देखो दो तरीके की राजनीति लोग करते हैं जितना होता है। एक होता है जो खुद आगे बढ़ता है और कंट्री को आगे बढ़ने की बात करते हैं, कुछ कुछ अच्छे पॉजिटिव। दूसरे होते हैं जो टांग खींचने वाली चीज होती Hmm. है। आपको चूज करना है कौन सा है। देखिए जितने भी युवा है, एटलीस्ट माई हाई और मोटिवेशन टू बी इन द इंडियन पॉलिटिक्स, because Prime Minister Narendra Modi has given the hope to many youngsters across the country जिनका कोई राजनीतिक आप कह सकते हो कोई गॉडफादर नहीं है या Godfather कोई फैमिली background से नहीं आए family. हैं, कि मोदी काल के अंदर अगर आप में प्रतिभा है और अगर आप में पेशेंस है और अगर आप ईमानदारी से कार्य करो, तो आप देश में कंट्रीब्यूट करने पॉलिटिकली देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और अब धीरे धीरे उसमें आपको दायित्व कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है आगे। ये मोदी काल की सच्चाई है। दैट इज मे बी हैज मोटिवेटेड पीपल अक्रॉस सेक्टर्स टू थिंक बिग, इनोवेट बिग एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे। मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा था 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाने की चाहते हैं। इनफैक्ट यही वो रिपीट करते हैं ना, व्हेनेवर देयर इज अ मेंशन ऑफ यूथ इन हाँ, पॉलिटिक्स, ही सेज दिस वेरी क्लियरली कि भाई हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति से जुड़ें। तो ये भी एक तरह का एक मेजर रिफॉर्म ही है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। व्हाट एल्स कैन वन कॉल इट? देखो अर्जुन, अब क्या है, इट इज ओपन फील्ड। आप जैसे प्रोफेशनल्स, हम जैसे प्रोफेशनल्स जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ओपनिंग है। आप देखो कई लोग क्या है ना, राजनीति को 15 साल पहले के लेंस से देखना चाहते हैं। जो 15 साल पहले के लेंस से देखकर ग्रोथ को सोचेगा, वो अभी नहीं हो सकती। आज इट इज, देर इज ह्यूज नीड ऑफ मोर स्किल्स, देर इज नीड ऑफ चेंजिंग डायनामिक्स के अंदर। आप किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करते हो और इन सब में आप में क्या पेशेंस है कि नहीं है। क्योंकि राजनीति इज अबाउट सर्कमस्टेंसेस एंड पॉसिबिलिटीज एंड सिचुएशंस।
टैलेंट ज़रूर रहता है, परंतु क्या है सिचुएशन सब मैटर करती है। तो आपके हाथ में मेहनत करने के अलावा और कुछ नहीं तो बस मेहनत करो और अच्छी नीयत के साथ मेहनत करो। आई जी। होप कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे हैं प्रदीप के सारे एक्सप्रेशंस while he speaks these things, speaking like you know a politician already. पर नहीं पर मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपके नहीं साथ। सो बिकॉज ऑफ कोर्स दिस हैज बीन योर एक्सपीरियंस यार मतलब ये We बिफोर all are we all are people who are like without any godfathers and all. This hard fact. आप भी इंस्पायर कहीं ना मतलब आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन एंड हम लोग का है क्या रहता है कोई भी अपने कैप्टन को देखता है और कैप्टन के प्रणाली जो होती है उसके बिहेवियर जो होता है उसकी काम करने की शैली होती है उसी से वो इंस्पायर होता है या एब्सोल्युटली उसी से इंस्पायर नहीं होता है। लीडरशिप फ्रॉम द हाँ, टॉप ड्राइव्स right, के ये कैसे बाकी सारे बॉटम ऐड अप करते मैं हैं। नहीं मानता टॉप जब ऊपर करता है तो बॉटम अप की जरूरत हाँ होती है। उठता तो उठता वही हमारा इंस्पिरेशन है और इनफैक्ट हम उसी से बात करते हैं। इनफैक्ट यही ना सो इनफैक्ट जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मोदी 3.0 जब हम करेक्ट। डिस्कस कर रहे थे और फिर इलेक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे ये हर एक पॉइंट पर ना दैट यू नो हाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ना ये सारा का सारा एजेंडा ड्राइव किया है और हर एक सेक्टर के अंदर जो चेंज आता है पीपल टेंड टू थिंक के एडवाइजर्स होंगे या ब्यूरोक्रेट्स होंगे समथिंग लाइक दैट दे मे बी द एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स बिहाइंड इट बट एसेंशियली कोई विजन आया या कोई आइडिया आया उसको स्केल अप करना हैज यू नो सॉर्ट ऑफ ड्रिवन फ्रॉम द टॉप बट अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाउ डू यू सी के पार्टी के अंदर फंक्शन कैसे हो रहा है हाउ इज इट एंड आई वांटेड टू यूज दी यू नो दिल्ली इलेक्शंस क्योंकि हम दिल्ली इलेक्शंस की भी बात करेंगे पार्टी कैसे काम करती है भारतीय जनता पार्टी ऑपरेट कैसे करती है बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड I know it will be a little tricky for you to answer as well, but I want you to draw from your experience जो जब when you were in you know media and journalism जब पार्टी को अच्छे से देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग देख रहे थे तो पार्टी कैसे काम करती है बीजेपी कैसे काम देखो करती मेरा तो आई विल बी नॉट द राइट पर्सन टू से एग्जैक्टली दैट आई एम द अथॉरिटेटिव वॉइस ऑन इट बट ओनली ड्राइविंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस नथिंग एल्स है yep क्योंकि इस पार्टी में लोग हैं जिन्होंने अपने 40 साल 45 साल जो है भाजपा के अंदर बिताए हुए हैं वो सब नुएंसेस को जानते हैं पर मैं बिल्कुल एक आप कह सकते हो न्यू कमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने पूरा देश देखा पिछले 10 सालों में मीडिया में सिपोलॉजी में और अभी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर and I'll tell you why I've been very lucky and fortunate that I got a chance to contribute in Delhi elections 2025 by helping contribute in the narrative building. अब इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड पार्टी ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है और इसमें आपको डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करना चाहिए सो द फंक्शनिंग इज दैट जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण रूप से करना चाहिए और वो उसका कार्य क्षेत्र है उसके अलावा भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो सजेस्टिवली वो कर सकता है so there is ample opportunities for you to contribute but you have to ensure that your task is being delivered well अब देखो राजनीति ना स्वेच्छा पे होती है दो पद एक ही पद मान लो मैं दो लोगों को दे दूं एक व्यक्ति उस पद को में 100% 24 घंटे अपना कंट्रीब्यूट करके मैक्सिमम सीख सकता है दूसरा व्यक्ति से पद नाम पर वो पद को रख सकता है दोनों पद तो एक ही हैं पर दोनों की उस जर्नी जो है वो अलग अलग है और दोनों ने इस पद से एक्सट्रैक्ट तो नहीं कह सकते राइट बट क्या कंट्रीब्यूट किया वो अलग है सो आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए आपको उसको निभाना चाहिए दूसरी चीज इज देयर कि यहाँ पे बहुत बड़ी स्कोप पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है विच मीन्स कि देखो पॉलिटिक्स में सब लोग कई कई चीजें बात करते हैं वो स्वाभाविक है पॉलिटिक्स के अंदर लोग का करना पर अगर आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते रहो अगर आप आगे चीज जो है अब पॉजिटिवली पार्टी को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो उसकी बात करते जाओ तो फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो एंड थर्ड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस and you have to see there are people who have more experience than you which is there you have the opportunity to learn from them so it's an organization based party whatever the organization is supreme the organization implements the vision of Prime Minister Narendra Modi through the party president संगठन मंत्री and the entire प्रणाली तो ये है इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता पद के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ज्यादा होती कम होती है पर एक आप कह सकते हो कि एक ईयर्स ऑन द ग्राउंड वाली पार्टी है जिसमें जैसे जैसे ग्राउंड पे फीडबैक आता है उस हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करने की बात करती है but for our viewers structurally how is the party you know पार्टी प्रेसिडेंट संगठन मंत्री
देन पार्टी प्रेसिडेंट नीचे जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स, और वो पूरा फिर स्टेट लेवल पे और हर तरफ नेशनल सेक्रेटरीज, फिर स्टेट लेवल पे पूरी वो प्रणाली से रिपीट होती है। उसके साथ में संगठन में भी जैसे संगठन मंत्री के अंदर फिर हर स्टेट के अंदर संगठन के इंचार्जेस होते हैं, मंत्री होते हैं, और तमाम फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नीचे तक चीज़ जाती है। सो इट्स अ ह्यूज पेज। मीडिया के अंदर फॉर इंस्टेंस देयर इज अ मीडिया हेड, को मीडिया इंचार्ज, एंड देन यू हैव नेशनल स्पोक्स पर्सन, एंड देन यू हैव सर्टेन मीडिया पैनलिस्ट। तो ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। और पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑन ऑल पार्टी रिलेटेड मैटर्स। The authoritative voice to represent on to present parties' views will be the national spokespersons. It will be the national spokespersons, and at times parties also ask their senior leaders or designated ministers or MPs or MLAs to put their point of view across on certain subjects. So it's a call that the party takes based on situations and circumstances. Is there also some sort of a meeting with the media, the people See, we have a responsible? fantastic media in charge. So he conducts regular meeting, and जब भी कोई इशू रहता है उसमें we have a cell जिसमें आपको कोई भी अगर मान लीजिए कुछ इनपुट चाहिए, कोई रिसर्च चाहिए, so it is provided. So it's a regular day to day communication पे रहती है बात, और डे टू डे बेसिस पे क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, उस पर क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या होना चाहिए. So the final authority on that is the media in charge, who consults the top leadership of the party and communicates that to the spokespersons who are representing the party on channels. Apart from that, there are a lot of organizational work. For example, in press representing the party on different channels, whether TV or digital, एक पार्ट है, पर साथ में बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी होता है. मान लीजिए कि भाई आप अगर कोई जगह का कोई हो रहा है तो उसमें मीडिया इवेंट का पूरा होना, टॉप एंड टू एंड मीडिया आ रही है कि नहीं आ रही है, सही समय पे चैनल काट मतलब अगर के आप चैनल के में कोई आप जो व्यू पॉइंट चाहते हो वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर आपके लीडर बोल रहे हैं तो वेदर द चैनल इट इज बीइंग कट लाइव और नॉट कट लाइव, तमाम इसमें चीज़ होती है. तो यू हैव टू माइक्रो हैंडल दैट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. So वो जो मीडिया इंचार्ज हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अलग अलग लोगों को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो देते हैं उनके हिसाब से. ही इज द सुपर बॉस ऑफ मीडिया. द को मीडिया इंचार्ज इज द सेकंड बॉस, जो डे टू डे फंक्शनिंग के ऊपर मीडिया इंचार्ज के संरक्षण में कंट्रीब्यूट करते हैं. तो उसमें फिर वो अलग अलग स्पोक्स पर्सन को डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग समय पे. हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम मीडिया पैनलिस्ट जो पार्टी के अंदर लिस्ट बनती है एक मीडिया पैनलिस्ट की? See, media panelists also represent the party, and they represent the party on certain topics, because there is plethora of channels, and every channel needs the Bharatiya Janata Party's point of view, whether TV or digital. So जो अच्छा बोलते हैं वो एक पूल से मीडिया पैनलिस्ट के रूप में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. Okay. And how far has this experience been? Because, but you remember you did Delhi elections के time पे you went on ground and recorded a couple of those videos. I tell That you, was that directed by the party, or was it that you thought that you wanted to do it because this is wanted you wanted to ensure कि ये आवाज ये जो देखो स्थिति है दिल्ली की वो बाहर आए? पार्टी आपको कोई भी अच्छा काम करने के लिए नहीं रोकती है. तो अगर आप मेरा तो क्योंकि आई वाज इन्वॉल्वड इन द होल थिंग, तो ये हम लोग ने मैं ही क्या बहुत सारे लोग जो है लीडर्स हैं अक्रॉस जो है वो ग्राउंड पे गए, एमएलएज गए, एमपीज गए, सब लोग ग्राउंड पे गए, उन्होंने यथार्थ दिखाया. बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी दैट इन ऑर्डर टू एक्सपोज अरविंद केजरीवाल, हु वाज every day coming on the mainstream media at 12 o'clock and doing a घोषणा. the reality है कि हम जो है जनता की आवाज़ बने. जनता की आवाज़ आप कब बन सकते हो? आप जनता के बीच में जाओ और जनता को अरविंद केजरीवाल के मॉडल की सच्चाई दिखाओ. तो ये आइडिया मुझे क्लिक हुआ था. तो जब से इलेक्शन अनाउंस हुए तो उसके बाद इवेंट रेगुलरली. देखो इलेक्शंस में मैटर ये करता है कि आप पीक सही समय पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. पीकिंग टू अर्ली इज ऑल्सो डेंजरस, एंड पीकिंग टू लेट इज ऑल्सो डेंजरस. दिस इज वाई अगर आप देखोगे हमारा कैंपेन इस बार का कि जब इलेक्शंस के लास्ट 10 से 12 दिनों के अंदर हम लोग ने पीक करना शुरू किया था. वी डिड नॉट पीक वेरी अर्ली. सो इट वाज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू इंश्योर दैट जब इलेक्शंस के करीब जो है हमारा सबसे ज़्यादा फोर्स लगे. अच्छा, now let's draw to elections and let's draw to Arvind Kejriwal per se. Where were you 2013-14 में? मैं 13-14 में तो इंजीनियरिंग मतलब आई वाज वर्किंग इन अ डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंपनी इन बैंगलोर. In Bangalore? हाँ 15 से मैं दिल्ली में. अच्छा, so 13-14 में. So how long were you in Bangalore? 8 months. 8 months. राज ना आया बैंगलोर का नहीं मौसम. बैंगलोर बहुत राज आया, पर मैं बहुत अच्छा नौकरी भी थी, बहुत सीखा भी, पर आई नो आई वाज नॉट मेंट फॉर दैट. So when did you, so
And 2014, were you in any way No, active? see, from 14 onwards, when I started to, वैसे पहले से ही पर बहुत माइन्यूटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी को मैं जब सुनना चालू किया था, आई वाज enthused with it. पहले मैं यूपीएससी की पढ़ाई करने का सोच रहा था, पढ़ ही रहा था, मेंस भी हो गया था, पर उसके बाद में इंटरव्यू तक के बीच में मोदी जी का इतना ज़्यादा वहाँ पे युवाओं में क्रेज था, तो मतलब यार फैमिली बोला है तो बहुत ओपिनियनेटेड हो, हिस्टोरिकली आई बीन अ डिबेटर, you should services are meant for people who do not have an opinion and who are not passionate politically and who irrespective of कोई भी politically आए they have to execute the will of the government through the administration. तो इसलिए फिर जाके मैंने दिल्ली में आ गया, मैंने अपना कंपनी ग्लोबल विलेज फाउंडेशन थिंक टैंक के साथ मैंने काम किया, उसके बाद मैंने जन की बात को शुरू किया, ट्रैवल करना चालू किया, तो होते गया बस। तो Jan Ki Baat was which year? 15 एंड 15. And so you, and when did you come to Delhi? 15 only. 15 only. ठीक है. तो उस टाइम पे once one we know that Prime Minister नरेंद्र मोदी was already in power 2015 में, पर वो 2-4 साल तो देश के अंदर पूरे में अच्छे से बज़ बना हुआ था. बहुत मतलब आग लगी थी. सुनामी इज अ वेरी स्मॉल वर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री बैक इन द डे. बट उससे ज़्यादा बड़ी बात में उसी टाइम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये लार्जर करप्शन मूवमेंट दिल्ली के अंदर बहुत छाया हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे हो गए, कुमार विश्वास हो गए, और बहुत सारे ऐसे जो सभी एक्टिविस्ट भी थे, और मेरे ख्याल से संघ का भी एक सपोर्ट रहा होगा, क्योंकि देश के अंदर करप्शन से रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स और स्कैंडल्स की वजह से देश के अंदर त्राही मची हुई थी, और बड़ा रियलिस्टिकली था. और दूसरा, इंटरनल सिक्योरिटी भी शैम्बल्स में थी. मैंने अपनी वो मेरी जो किताब है उसके अंदर भी इस चीज़ का मेंशन किया है. कुछ दिन पहले सदगुरु भी जब ये होम महाशिवरात्रि के मिनिस्टर दिन साहब आते हैं, होम करेक्ट. मिनिस्टर साहब के साथ थे, तो यही बात रिपीटेड मेंशन हुई कि कैसे हर महीने कोई ना कोई ऐसा बड़ा धमाका हो रहा था. नाउ दैट वाज द स्टेट आवर कंट्री वाज इन, एंड आई हैव आर्ग्यूड इन द बुक कि भाई इट वाज अ डिसरप्टिव ईयर, कि कैसे बहुत फ्रॉम पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये बदलाव आया है 14 के बाद. 15 में क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये करप्शन से अगेंस्ट जो मूवमेंट है उसके अंदर एक कैरेक्टराइज करता है, ठीक. And that character comes with a, gives that hope. And in some way I argued, मतलब मैंने 2015 फरवरी में एक आर्टिकल लिखा था स्वराज्य के लिए, जिसके अंदर आई वेरी क्लियरली सेड दिल्ली यू डिसअपॉइंटेड मी. ठीक है. So that's a अच्छा, young 15 में 15 में, and you see that's a young man, speaking out of his heart, के वो मैं स्वराज्य में बोल रहा हूँ कि दिल्ली यू डिसअपॉइंटेड मी बिकॉज आई वाज सो डिजेक्टेड विद केजरीवाल्स victory. But you've seen, because you were very much in Delhi since 2015, what do you think, or how do you recollect Kejriwal becoming the chief minister of Delhi? And you वेल were very much in media back in the day. सो मैंने दिल्ली का इलेक्शन जो है 19 का इलेक्शन लोकसभा का, 17 का एमसीडी इलेक्शन, 20 का असेंबली इलेक्शन, उसके बाद 22 का एमसीडी इलेक्शन, सब मैंने बैंग ऑन एज अ सेफोलॉजिस्ट, और 2024 का लोकसभा के दिल्ली के नंबर बैंग ऑन एज अ सेफोलॉजिस्ट किए. तो उसमें मेरा मतलब स्ट्राइक रेट इज 100%, और मैं दिल्ली के हर विधानसभा को कम से कम 4 बार घूम चुका हूँ मिनिमम, और कई वार्ड्स को. इसलिए इस बार मेरे को जब दिल्ली का नैरेटिव के मैं अंदर काम कर रहा था, तो मुझे मतलब मुझे थोड़ा सा एक आइडिया था कि भाई दिल्ली में क्या चल सकता है क्या नहीं. तो अरविंद केजरीवाल की देखिए जो छवि थी, एक चीज समझिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है एक मास सेंटिमेंट था. अन्ना हजारे जी के साथ लोग रिलेट करते थे, उसके जेनेसिस पे और उसके बेस पे अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए. 13 में उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ूंगा, मुझे एक बार पूरा मौका दो. तो दिल्ली ने 15 में पूरा मौका दिया. अब कांग्रेस डेसिमेट हो गई थी, और दिल्ली का इलेक्शन एक बाइपोलर इलेक्शन बन गया था. पहले दिल्ली के अंदर 32-33% वोट शेयर पे ही आप सरकार बना सकते थे, पर अरविंद केजरीवाल ने पूरे डायनामिक्स को चेंज करके कांग्रेस के डेसिमेशन के साथ में 60%, 59% वोट शेयर तक पहुंचे, और बीजेपी को उसमें एडजस्ट करने में 5 साल का समय लगा. और 2020 का जो असेंबली चुनाव हुआ, वहाँ 38.5% वोट शेयर आया, तब भी बड़ा, 30 साल का सबसे ज्यादा बड़ा, पर अरविंद केजरीवाल फिर भी 50+ में थे. तो केजरीवाल का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो 15 से शुरू हो गया था, क्योंकि 15 के बाद से उन्होंने गवर्नेंस के नाम पे कुछ भी नहीं किया था. आप देखो, अगर गवर्नेंस आप नहीं कर रहे हो तो आप सत्ता में मैक्स जो है 2 टर्म्स, या स्टेट लेवल पे आप 2 टर्म्स तक रह सकते हो. But historically अरविंद केजरीवाल का पास क्या रहा है? Who is अरविंद केजरीवाल? What does he देखो, do? अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो हैं लोग कि भाई आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, पर मैंने ज्यादा उनके पास्ट में बहुत ड्वेल तो नहीं किया,
पर मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जी से ज़्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। और वही झूठ और घमंड के कारण वो चुनावी वाला दिल्ली में हारे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जैसा उन्होंने शीश महल बनाया, तो लोगों ने बोला ये व्यक्ति तो अपने बच्चों की सर की कसम खाता था और आज जाके शीश महल बना रहे हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज लगेगा कि भैया राइट होने से वोट मिल रहे हैं तो राइट हो जाएँगे, कल लगेगा लेफ्ट होने से वोट मिल रहे हैं तो लेफ्ट हो जाएँगे और यही एक एनार्किस्ट की ट्रेनिंग होती है कि जहाँ जो अवसर मिले उस हिसाब से घुस जाओ, व्हिच इज़ पॉइंट नंबर 2। और इन्होंने कोई काम नहीं किया। साफ पीने का पानी दिल्ली में नहीं दिया, टूटी सड़क दिल्ली के अंदर है। तो दिल्ली का जो पूरा गवर्नेंस का मॉडल है वो कोलैप्स हो गया। क्योंकि इट वाज़ अ विशेष पार्टी, इट वाज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल तो पार्टी। ये जो उनके जो साथ के लोग थे जिनको उन्होंने मंत्रालय वगैरह दिए, मतलब इवन बिफोर माय क्वेश्चन इज कि इवन बिफोर द लिकर स्कैम केम आउट या क्वेश्चन होने से अलग एजुकेशन पे क्वेश्चन होना स्टार्ट, स्कूल्स का जो भांडा फोड़ना स्टार्ट किया, उससे पहले ही डू यू आर्ग्यू कि अरविंद केजरीवाल कुछ काम कर ही नहीं रहा था, सिर्फ एक हवा बनाने में पूरा जोर लगा हुआ था? इज See, दैट Arvind Kejriwal was extremely impatient to become a national leader. उनको ये लगने लग गया था कि 15 के 13 चुनाव के 14 चुनाव के बाद 13 चुनाव की तरफ में वो नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हरा सकते हैं। बनारस ने उनको बड़ी तरीके से पटकनी दी। फिर उनको लगा कि फिर भी नहीं समझे। 15 के चुनाव से उनको एक अलग हाई मिल गया। उनको लगा कि भाई अब तो मैं कि दिल्ली इज़ द सीट ऑफ द मीडिया राइट एंड इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर यू to get national media attention compared to any other state because it's close to center, media is here, it is natural. तो उनने फिर 15 क्या सोचा कि मैं तो नेशनल लीडर बन गया हूँ। तो उस नेशनल लीडर के नाम पे वो गुजरात में गए, अलग-अलग जगह गए, पर उन्होंने दिल्ली में कोई फोकस नहीं किया। और उनको क्या लगता था कि यार मैं कुछ भी बोल दूँगा, जनता मान जाएगी क्योंकि कांग्रेस खत्म हो गई है। व्हाई डू यू थिंक सो? मतलब सिर्फ ये कांग्रेस खत्म हो गई है क्या? इज देयर समथिंग विद द मैन्स कैरेक्टर? नो द मैन्स कैरेक्टर इज दैट अरविंद जी झूठ बोलते हैं और अरविंद जी की राष्ट्रभक्ति जो है वो उनके कण-कण में नहीं है। क्योंकि अगर उनके कण-कण में राष्ट्रभक्ति होती तो कोई भी व्यक्ति यमुना जहर डाल देंगे इस तरीके की बात कर ही नहीं सकता। सो आप समझिए उनको सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनको सत्ता पाने के लिए ये तक बोलना पड़े कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान से अच्छा है तो बोल सकते हैं। यही फ़र्क है। That is where there is no common ideology. You know, I See, you heard can win election, lose election. People in Punjab also gave him hope, and next election in Punjab he will not be winning it. जिस हिसाब से स्थिति आज की तारीख में है। वैसे एक फॉर्मर लीडर हैं आम आदमी पार्टी की ही, और उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन के अंदर यही बात बोल रही थी कि एक इंटरव्यू में बोला है ना कि आप मेरी बात जान लो, हाँ, मैं राजनीति समझता हूँ, हुँ, इससे वोट नहीं मिलने वाले। हाँ। तो उनकी राय ये थी कि ये मोडस ऑपरेंडी हो गया, अरविंद केजरीवाल को ये बोलो कि पानी गंदा है, इससे वोट नहीं मिलेंगे, इससे चुनाव नहीं जीते जाते। भाई सड़कें टूटे हुए, इससे वोट नहीं आते, इससे नहीं जीते। मंदिर, इससे वोट, फिर आते किससे हैं वोट? मतलब नहीं, व्हाट मेरे इज, हिसाब से डू यू थिंक अरविंद केजरीवाल इज अ पॉलिटिशियन, और if he's a politician, which category or which he's an group of anarchist politicians? politician. Arvind Kejriwal is a very shrewd politician, absolutely very shrewd politician. Don't think that he's a bhola person. He's a very shrewd politician. आई थिंक वो भोले वाले फैक्टर पे तो ही प्लेड He 2015 played. में जो हुआ था वो उसी पे तो खेला गया था। एक बार चल सकता है वो 20 के अंदर तो चलो डायनामिक्स ऐसे थे इस कारण। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं कहूँगा कि वो नहीं, जब किसी व्यक्ति के सर पर घमंड चढ़ जाता है, तो उसका पतन निश्चित होता है। तो अरविंद जी ने जैसा आपने बोला ना कि यार इससे वोट नहीं मिलेंगे, यमुना से वोट नहीं मिलेंगे, साफ पानी पीने से वोट नहीं मिलेंगे। उनको ये लग गया था कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चुनाव जीत सकता हूँ। और फिर जब आपका घमंड अगर जनता के ऊपर बढ़ जाता है, अगर आपको लगना चालू हो जाता है कि आप जनता से भी ऊपर है, तो जनता आपको गिरा देती है जी। और यही अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ कि वही वोट जो कल तक उसके लिए तालियां बजाता था, अरविंद केजरीवाल जी के साथ सबसे सामने सवाल पूछने शुरू कर दिया कि उसको लग गया कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर झूठे व्यक्ति हैं और वो डिलीवरी नहीं कर पाए। और उन्होंने जो फॉल्स विक्टिम का प्रयास किया, लोगों ने बोला यार ये तो वापस भी सत्ता में आ जाएगा, तो वापस से सेंटर को ब्लेम करेगा, तो इसको वोट देके मिलेगा क्या भाई? इससे अच्छा कम से कम मोदी जी की सरकार तो लेके आओ, काम तो शुरू होगा। बट क्या अरविंद केजरीवाल कोई फ्रीबीज का कोई फ्रेश मॉडल लेकर आए थे? नहीं, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल झूठ और जुमलेबाजी का एक मॉडल लेके आए थे, क्योंकि वो कुछ भी प्रॉमिस कर सकते थे। मतलब अगर कोई आप उनको अर्जुन बोल देगा कि अरविंद जी, अगर आपको चुनाव जीतना है तो 10,000 रुपए पर मंथ अनाउंस कर दीजिए हर व्यक्ति के खाते में, तो वो भी अनाउंस कर देंगे। उनको पता है पॉलिटिकली फीज़िबल नहीं है। उनको अगर उनका गवर्नेंस मॉडल सही होता तो पंजाब में महिलाओं के खाते में सम्मान की राशि डालते, नहीं डाली।
हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 8 तारीख को आप देखिएगा महिला सम्मान योजना भी अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि वो एंड टू एंड वर्कड आउट है। सो माय सबमिशन हियर इज दैट अगर आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, अगर आपकी नीति गवर्नेंस करने की नहीं है, अगर आपको सिर्फ सत्ता हथियानी है, तो आपका पतन निश्चित है। दुनिया में नरेंद्र मोदी जी जैसा ऐसा कोई नेता नहीं है जो एक प्रो गवर्नेंस नेता है। अब जो जितना ज्यादा सत्ता के अंदर रहता है, जनता उतना ज्यादा उनको चाहती है। आप बताइए, मोदी जी को 90% वोट मिले थे 60% ज्योग्राफी से 2014 में, वो बढ़ के ज्योग्राफी 2019 में हो गई। 2024 में जब हर दूसरा नेता दुनिया का हारा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो ये तभी है कि जो मोदी जी जितना ज्यादा गवर्न करेंगे, उतनी ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी आएगी। सो एंटी इनकम्बेंसी इज नॉट अ फिनोमिना विद नरेंद्र मोदी। Well, It is not there. There is no global precedent of this. Modi is the only pro. Modi ji is the only pro incumbent leader in the world today. but that is proved time and again. तभी तो आप सत्ता में आते हो, इतनी बार, वरना आने के कोई नहीं आ रहा, आप बताओ दुनिया में उनके अलावा। पर अगर हम अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे बात करते हैं, एक तो दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। कोई नहीं है। आई थिंक वो दो लाइनों के अंदर ना हमें नरेंद्र मोदी जी से केजरीवाल पे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बार केजरीवाल का वो थोड़ा वो पोस्टमार्टम करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं ना। वी अंडरस्टूड कि केजरीवाल वन ही वर्क्स ऑन फ्रीबी मॉडल, ही वर्कड ऑन फॉल्स प्रोमिसेस, ही बिकेम अ वेरी घमंडी लीडर। क्या वो जैसे हरियाणा में बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते, तो क्या 2015 के अंदर लोग समझ पा रहे थे, या पॉलिटिकल ऑपोजिशन, क्योंकि पॉलिटिकल ऑपोजिशन का काम है ओपोज करना। आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मीडिया पर्सन इन यू। वर यू एबल टू सी के लोग इससे लोगों को परेशान होने में, ऐसे दुखी होने में 10 साल लग गए, पर क्या इसके सेंटिमेंट्स या क्या ये बिहेवियरल जो एटीट्यूड है उनका, वो पहले पहले समझ आता नहीं, है? मुझे नहीं लगता है। ये 2020 के बाद में शुरू हुआ है, क्योंकि 20 के बाद से जैसे उन्होंने शीश महल बनाया, जैसे उनकी चीजें बाहर आना शुरू हुई, जैसे शराब घोटाले की बात चल आई, तो सत्ता का जब आपको देखिए क्या है, 15 से 20 में उनके दिमाग में सत्ता का नशा चढ़ गया था। जब 20 जीते, उनको लग गया कि यार मैं कुछ भी कर लूं, जो उन्होंने पीछे जनता के सामने नहीं आया था, तो मुझे तो वोट मिलना ही है। तो ऐसा नहीं उन्होंने 15 के भ्रष्टाचार नहीं किया, जरूर किया। उनने चीफ सेक्रेटरी को उनके सामने जो है चीफ सेक्रेटरी को पीटा गया, उनके लोगों द्वारा थप्पड़ मारे गए, उनको लगा इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। उन्होंने सरेआम झूठ बोला, उनको लगा इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो 20 के बाद से उनको ये लगने लग गया दिमाग में कि भाई मैं अगर गवर्नेंस नहीं करता हूं तब भी मैं जीतूंगा। जैसे याद एक समय में लालू प्रसाद यादव को लगता था बिहार के अंदर कि मेरे पास जाति है, तो मैं जाके रंगदारी चलाऊं, रैकेट चलाऊं, मैं जाके हफ्ता वसूली भी कर रहा हूं मेरे लोग, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जनता वहां पे भी बिहार के अंदर जब जागी, तो 20 साल 17 साल हो चुके हैं लालू जी का शासन नहीं है, और लोग उस शासन से डरते हैं। तो जो डेवलपमेंट नहीं करता है ना अर्जुन, उसका एक टिपिंग पॉइंट जनता के प्रति आता है, उसके बाद जनता उसको लंबा सत्ता से बाहर करती है। आप हारते हो चुनाव, कोई जीतते हो। आप देखो कांग्रेस पार्टी ने भी 2011 के बाद एक भी रिपीटेड स्टेट गवर्नमेंट नहीं दी है, क्योंकि कांग्रेस प्रो इनकम्बेंसी कर ही नहीं सकती। और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, लालू जी जैसे लोग, अरविंद जी जैसे लोग, उनका क्योंकि पूरा मॉडल झूठ पे है या जाति पे रहता है, और जब वो टूटता है और जनता में क्रॉस कंसोलिडेशन होता है, सोसाइटल अरेंजमेंट चेंज होता है, तब जाके आप देखते हो कि ये सब के सब जो है वो लंबे समय तक सत्ता से बाहर होते हैं। अच्छा, आई ट्राई टू आर्ग्यू इट इन माय बुक आल्सो कि जैसे जो जाति वाला आइडिया था ना, जाति इंपॉर्टेंट है, वो सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। पर आज से 10-15 साल पहले तक ना, जाति वॉज दी ओनली मेट्रिक जिस पे डिसाइड करा है कि जाति वो ना कास्ट कंसेंसस के हिसाब से पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था अलग अलग पार्टीज के अंदर, और उसी बेसिस पे डिसाइड हुआ था कौन जीतेगा। डू यू थिंक इफेक्टिवली एंड कंक्लूसिवली ये जो कास्ट मेट्रिक है टू विन एन इलेक्शन, टू गवर्न अ स्टेट, वो खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? See, caste representation is a reality, and there is a difference between caste representation and caste domination. Earlier, caste dominated politics होती थी। जन राजनीति का कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में हुआ, सपा का कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में हुआ, तमाम रीजनल पार्टीज का लार्जली कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स के अंदर हुआ, साउथ के अंदर भी। कास्ट रिप्रेजेंटेशन में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक हमारी रियलिटी है कि पावर स्ट्रक्चर के अंदर
हर वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये किया पिछले इतने सालों की मेहनत के बाद में, मोदी जी के आने के बाद से, कि जो तुष्टीकरण के नाम पे सिर्फ हिंदू समाज को षड्यंत्र के रूप में जातियों में बांटने की बात और एक जाति में दूसरे जाति के प्रति घृणा पैदा करने की जो पूरी सोच थी, ऊंच नीच के रूप में देखने की जो सोच थी, जो भारतीय समाज पे प्रहार था, जो अर्बन नक्सली प्रहार था, उसको उन्होंने जड़ से नीचा मिटाया है। ये एक फर्क है। इसका ये देखिए, पार्टीज जो है वो कास्ट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से अपने स्टेप्स लेती है, पर भारतीय जनता पार्टी सनातन को डेंगू मलेरिया एड नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के जैसे राम मंदिर का बनने का विरोध नहीं करती, राम मंदिर बनवाती है, अपनी सरकार जब आती है उसमें जो उसके अंदर न्याय संगत है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो फर्क ये आया है, टुडे एक कास्ट, एक हिंदू भावना जो है वो आज हमारे समाज में आई है, सनातन भावना आई है, जो हमने महाकुंभ में भी देखा, जिसके कारण 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ना किसी के कहने पे, कॉल पे, किसी अपने आप वहां पे स्वेच्छा से पहुंचे, और यही मेरे हिसाब से सनातन की सबसे बड़ी जीत है। बट डू यू थिंक, जैसे मुझे लगता है, मैं इसमें पूरा अग्री करता हूँ कि ये जो चेंज आया है, चाहे पार्टी में, चाहे गवर्नेंस में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, या सो ऑन सो फोर्थ, उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ड्राइविंग फैक्टर हैं। क्योंकि इन दी 80s व्हेन ही वाज वर्किंग, संगठन में काम कर रहे थे, फिर संघ से वो पार्टी के अंदर आए, फिर पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल काम किया और वहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे, अलग अलग मॉडल्स बनाए, यात्रा का जो मॉडल है या इस तरह की आगे आगे जो चीज़ें लेकर आए, और फिर कैसे मुख्यमंत्री जब थे तब क्या बदलाव लाए, चाहे हरियाणा के अंदर काम करना तब क्या उन्होंने चीज़ें समझी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उसका कॉन्सिक्वेंस है कि पार्टी को इस तरह से एक विनिंग मॉडल या विनिंग टूल या विनिंग मशीन की तरह बनाया गया, और उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, वो जो फैक्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहते हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा जो संघ से हुई है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। 100% यस, मतलब 100%। इसके अंदर डू यू थिंक के पार्टी के अंदर और भी कोई ऐसे लीडर्स हैं जो इस विजन, इस स्केल से सोचते हैं, या इट इज ओनली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु इज ड्राइविंग, पार्टी के अंदर भी इस तरह के प्रिंसिपल्स हों ऑपरेटिंग? देखिए, हर पार्टी के नेता की इंस्पिरेशन नरेंद्र मोदी जी है। तो हर व्यक्ति, भले वो मुख्यमंत्री हो या छोटा सा कार्यकर्ता हो, वो देखता नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही है। तो ड्राइविंग फोर्स नरेंद्र मोदी जी ही है, और वो ही इन सब चेंजेस को पार्टी के अंदर लेके आए, जिसको जब गृह मंत्री जी पार्टी अध्यक्ष थे उस प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद से जाके प्रणाली आगे बढ़ती जा रही है नड्डा जी की अध्यक्षता के अंदर। पर जितने भी आइडियाज हैं, जिसमें भी वैल्यू एडिशंस हैं, कैसे सब करना है, विजन तो पीएम की इम्प्लीमेंट हो रही। तो मैं आपसे सहमत हूं कि मोदी जी ही जो है ड्राइविंग फोर्स है। बट ऑपोजिशन में आर्ग्यू दैट दिस इज ओवर सेंट्रलाइजेशन। क्या अब आप बता सकते हैं अर्जुन, नेक्स्ट भाजपा का प्रेसिडेंट कौन होगा? नहीं, ये क्या सेंट्रलाइजेशन है? तो अब यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट होती है कि भाई पार्टी के अंदर ओवर सेंट्रलाइजेशन है, वन रीजन इज कि वो ओवर सेंट्रलाइजेशन बाय डिजाइन या डेलिबरेट नहीं है, वो ओवर सेंट्रलाइजेशन लगती है किसी को क्योंकि उसके अंदर आपको चार पहरेदार नहीं लगते दिखते। जैसे कांग्रेस पार्टी जब काम करती थी वो शत्रप सिस्टम टाइप का काम था कि भाई ये क्लोज हैं पार्टी के, मतलब राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के जी के, या इनके मतलब गांधी परिवार के क्लोज हैं, तो ये बता सकते हैं किस डायरेक्शन के अंदर पार्टी जा रही है, किस डायरेक्शन में क्या कदम लिए जा सकते हैं। वो चीज़ हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखते नहीं हो, देखने को नहीं मिलती है। क्या उस वजह से ही हम बोल सकते हैं कि भाई ये ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये बस काम करने का तरीका है जिसके अंदर ये पता है कि इफ समथिंग इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम द टॉप, it is not without good reason? So it's a mesh. It's a party which takes feedback from the booth also, and it changes its opinion as per what is happening at the booth and the ground level. So it's not that it's driven from the top. I will say the top inspires the party कार्यकर्ता। मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलता है, पूरे देश में मिलता है, सब राज्यों में मिलता है, ये स्वाभाविक है। उसको आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कह सकते। हमारे पास अगर मोदी जी जितना वैश्विक पॉपुलर लीडर है तो ये हमारा सौभाग्य है। कांग्रेस पास राहुल गांधी जी जैसे पप्पू लीडर है तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है। पर अब मैं आता हूँ सेंट्रलाइज, मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज भारतीय जनता पार्टी है। विच मीन्स कि भाई अगर किसी को जिम्मेदारी एक बूथ की दी है, आप मान लो जिला के अध्यक्ष हो, तो वो पूरे जिले के अंदर जो होगा वो आपको ही इंप्लीमेंट करना होगा और आपका ही उसमें से होगा। तो इसमें क्या सेंट्रलाइजेशन हो गया? आप समझ रहे हैं मेरी बात?
मान लीजिए कि आपकी ज़िम्मेदारी लगाई है एज़ अ प्रभारी कोई राज्य की, तो फिर प्रभारी को उस राज्य के अंदर तो अथॉरिटी रहेगी। Obviously, it has to report to the leadership, to the party president, no doubt about that. But ultimately, the day-to-day functioning will be done by the person who's responsible for it. So very well laid out, much like a corporate structure. I would say it is much better than a corporate structure, more organized and more disciplined than the corporate structure, where performance is only what matters. But how is this discipline executed? I think I tell you what, मतलब वो पे आउट मैं के तो तौर पे पे आउट में इसमें प्रमोशन है। अर्जुन जी जैसे एग्जाम्पल ये तो मैं कह नहीं कर सकता इस पे, पर एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन क्यों है? जब नेता हमारे इतने डिसिप्लिन्ड है, नेता जो है अपने कार्य प्रणाली से इतना डिसिप्लिन्ड है, तो सबको उसको फॉलो करना होता है। यू से एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सो इफ नरेंद्र मोदी जी एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द एनडीए follows discipline in his day-to-day life, follows discipline while conducting meetings, then there is a message which goes to the bottom that boss मोदी जी के राज में तो आपको पूरी तरीके से डिसिप्लिन ही रहना पड़ेगा and the organization ensures that the discipline is followed. अच्छा, सो नाउ लेट्स ब्रिंग इट टू दिल्ली आल्सो। तो दिल्ली के अंदर हमें ये मोटा मोटी समझ आ गया है कि भाई मेजर नैरेटिव्स क्या थे। पीपल हैड अंडरस्टूड कि अरविंद केजरीवाल वाज गोइंग यू टर्न वाली सरकार है, अपने प्रोमिसेस पे खड़ी होती नहीं है। एंड दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के दशा दिशा दोनों ही बिगड़ी हुई थी। एंड आप कोई भी पैरामीटर ले लो और उसके अंदर आप जवाब यही मिलता था कि जहाँ पे क्वेश्चन कर लो जवाब मिल जाता था कि हमारे पास तो कंट्रोल है नहीं, किसी और के पास है। बट ऑलवेज इट हैज़ बीन ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। इसका कोई सोल्यूशन तो निकालना था जो दिल्ली की जनता ने निकाला। पर डू यू थिंक कि ये जो चुनाव है, हम जैसे पिछली बार चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि चुनाव के अंदर एक तो मेजर नैरेटिव्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं किसी भी इलेक्शन में, अम, और वो नैरेटिव्स ही मेजर ड्राइविंग फोर्स बने होते हैं। बट इलेक्शन लड़ा तो अल्टीमेटली बूथ पर जाता है। तो दिल्ली के अंदर बूथ लेवल जब लड़ाई हो रही थी तब क्या कुछ बदलाव आ रहा था, क्या कुछ बहुत चेंजेस आ रहे थे क्या? इस बार पार्टी जिस तरीके से लड़ी है दिल्ली के अंदर दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट के लीडरशिप के अंदर आई थिंक पिछले 20 सालों में इतना फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशनली नहीं लड़ी होगी। फॉर एग्जांपल इस बार झुग्गी प्रवास जो है आई थिंक जो झुग्गी की पूरी टीम इसको लीड कर रही थी, जो जनरल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली के इसको चला रहे थे। 5 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने जो झुग्गी के बूथ पर काम करना शुरू कर दिया था, वहाँ पे अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी, उनकी समस्याओं को उजागर करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा लोगों को नहीं लगा कि यार ये टूरिस्ट है, उनको लगा ये तो अपने ही है जो अपनी बात कर रहे हैं। झुग्गी में साफ पीने का पानी नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आ रहा था। तो ऑल ऑफ दिस इज समथिंग व्हिच वाज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। सो येस, विदाउट द बूथ यू कैन नॉट विन एन इलेक्शन। आप कितने भी नैरेटिव बना लो, अगर पोलिंग बूथ डे पे अगर आपका वोटर पोलिंग बूथ पे वोट डालने नहीं आया तो आपके सब नैरेटिव चौपट हो जाएंगे, आप कितना भी माहौल बना लो। तो ऑर्गेनाइजेशनली अल्टीमेटली इलेक्शंस इज अबाउट गेटिंग योर वोटर टू द पोलिंग बूथ टू वोट। ओके, और संगठन में और क्या इवेंट्स हुए या और कौन से ऐसे वो प्रोग्राम्स किए गए टू इंश्योर के वोटर वहां पे पहुंचे और वोटर इतना इंथ्यूज होकर पार्टी के लिए वोट करे? देखिए इसमें ब्रदर इस बार हम जो कुछ बूथ जहाँ पे हम लोग पहले लीड नहीं करते थे, या जहाँ हम लोग बहुत क्लोज मार्जिन से पीछे रहते थे, या जहाँ लोकसभा में हमने लीड करा था, ऐसे बूथ्स को आइडेंटिफाई करा गया और उस बूथ्स पे हमने इंश्योर करा कि हमारा वोटर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 90% प्लस होना चाहिए। अब हमारा हर वोटर उन बूथ्स पे जहाँ हम हमेशा से हम पीछे रहे, वहाँ पे पूरी तरीके से निकल के आना चाहिए। तो जब इस तरीके के माइक्रो एफर्ट्स किए गए तो कई सीट्स क्लोज मार्जिन के अंदर भी जब आपने देखा होगा, वहाँ पे हम वो क्लोज मार्जिन की सीट जीते। फॉर इंस्टेंस जनक जंगपुरा की सीट, जहाँ मनीष सिसोदिया जो है वो वहाँ से लड़ रहे थे। तो माइक्रो लेवल पे जब आप अपने वोटर को लाते हो पोलिंग बूथ पे, तो उसका फर्क पड़ता है। इसीलिए मार्जिन सीट में कुछ में कम रही, वो भी कुछ कम सीट से मार्जिन से जीते, पर ओवरऑल हम इसीलिए जीत पाए क्योंकि हमारा बहुत समय पहले से हम लोग वोटर्स के साथ संवाद कर रहे थे। बट ये जब इंटरेक्शन चल रहा था और डिफरेंट बड़े सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, उसके ना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का कितना बड़ा रोल रहा है, कैसे रहा? इस बार अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन फ्लॉलेस था। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जनरली लोग कहते हैं मीडिया के अंदर कि भाई बीजेपी का दिल्ली का जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बाद कई जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया रेज करते हैं। इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप देखिए पूरी पार्टी फ्रॉम द डे द टिकट वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनाइटेडली लगी हुई थी। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन
वाज अ रूल। जैसे मैं कहता हूँ कोई भी चुनाव को जीतने के लिए मल्टीपल चीजें सही होनी चाहिए तब चुनाव जीतते हैं। अगर खराब होता है चुनाव तो सिर्फ एक गलती की वजह से भी खराब हो जाता है। तो हम लोग नेता हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने ये कहा एक मौका मुझे दे दो, 10 साल आपने कांग्रेस को दिया, 10 साल आपदा को दिया, एक मौका मुझे दो जिससे कि मैं टूटी सड़क को ठीक कर सकूं, साफ पीने का पानी पहुंचा सकूं। तो इन सबसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। क्योंकि पार्टी वेंट इनटू पोल्स विदाउट अ सीएम फेस। But if you see, you come from Haryana, even when the party formed the government first in Haryana, there was no CM face officially declared. Even though Khattar ji had worked for lengths of time in Haryana. That's the It part had of his already career. been 2 decades when he was working in his leadership role in Haryana before Manohar ji was. So, Similarly, वही यही चीज़ है मेरे ख्याल से वो श्री जय पांडा जी से बात हो रही थी hmm, तो उनकी भी यही राय थी कि हर एक विधायक जो भी बना है या जो भी चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो ऐसा नहीं है कि दे वर पैराशूटेड डाउन hmm. everybody has toiled on the ground for a really long time and then they were contesting the polls and which is why everybody knew the way the party way party functions 100%. आई थिंक इस टाइम जितने मेजोरिटी जमीनी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने टिकट दिया, जो हमेशा ही देते हैं, पर इस बार जो वो लड़े मेहनत से, जिन जिनको टिकट मिला, जितनी मेहनत उनने करी आखिरी दिनों के अंदर, वो अकाल्पनिक है। और इसके अंदर एनी लीडरशिप वगैरह का कोई नहीं, लीडरशिप के बगैर तो कुछ है ही नहीं। डे टू डे बेसिस पे पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी सबको गाइड करते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी माइक्रो लेवल पे सबको गाइड करते थे। आई थिंक अमित शाह जी ने तो 2020 वाला भी जो चुनाव है वो भी जिस तरह से लड़ा था अमित शाह जी हर चुनाव में अपना 100% देते हैं, 100%. भले उसमें हार हो या जीत हो। एंड दिस इज व्हाट हैज टू बी लर्न फ्रॉम अमित शाह। अमित शाह's माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो रीडिंग ऑफ एन इलेक्शन, वोटर, इलेक्टोरेट is I can say it's a body in itself to learn. It's an institution of learning to for anybody who's an observer of polity or who's a newcomer in polity to learn from. in your experience how does that information bank accumulate वो बनता कैसे है मतलब apart from the long years of experience I think it is something. It is a skill, his ability to read the voter and his ability to नहीं but the execute skills it. can be learned ना हाँ, तो देखिए उनने इतने सालों तक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कार्य किया है और जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेंटर्ड होता है वो हीरा ही होता है। तो जो व्यक्ति मोदी जी के साथ में इतने सालों तक, इतने शुरुआत से उनके साथ में रहा है, आप सोचिए जो बूथ से बैठकर आगे तक इतना पहुंचा है, तो उसको तो राजनीति का हर एस्पेक्ट का जो है कितना नुआंस लेवल पे और कितना इन डेप्थ लेवल पे रीडिंग होगा और एनालिसिस होगा। अच्छा what is laid ahead for Pradeep Bhandaria apart from dinner आज तो डिनर खाना है, घर पे सिजलर बना है। what is laid ahead for you वेल ब्रदर, मैं हमेशा मानता हूं कि मैं जीरो एक्सपेक्टेशन और सिर्फ इस इंटेंट के साथ में हूं और हमेशा रहूंगा कि एक कार्यकर्ता के रूप में पीएम मोदी की विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पार्टी दायित्व देगी उसमें मुझे अपना 100% करना है। अगर पार्टी दरी उठाने की बात करेगी दरी उठाएंगे। पार्टी बोलेगी पार्टी का पक्ष रखेंगे। पार्टी बोलेगी कैंपेन करो, कैंपेन करेंगे। पार्टी बोलेगी सभा करो, सभा करेंगे। पार्टी बोलेगी लिखो, लिखेंगे। पार्टी बोलेगी बोलो, बोलेंगे। पार्टी जो बोलेगी वो करेंगे, क्योंकि पार्टी ही सब कुछ है। और मोदी जी की विजन को एग्जीक्यूट करने में, उस पूरे ओशन में अगर मेरा 1% छोटी सी बूंद का भी कंट्रीब्यूशन होगा तो मुझे लगेगा मैंने नेशन बिल्डिंग के लिए अपना काम कर रहा है। अच्छा बट व्हेन यू से कि पार्टी की तरफ से कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम आएगा वो करेंगे, यू मीन योर इमीडिएट बॉस जो भी आप संगठन के अंदर आप जिस रोल पे होते हैं जो आप इमीडिएट बॉस होते हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पार्टी के पक्ष को रखने का। इसको मैं अपनी पूरी शिद्दत, ईमानदारी और तथ्यों के आधार पर रखता हूँ और हर दिन सीखने का प्रयास करता हूँ। बाकी जैसे जैसे दिल्ली के अंदर अभी मेरे पास एक रिस्पॉन्स काम करने का मौका मिला, पूर्व में भी मिला कई में इलेक्शंस में, तो जैसे आगे पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो करेंगे। जो सामने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। तो जब मैं कहता हूँ कि ये पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है, देखिए अल्टीमेटली हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब मोदी जी के विजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम चुनाव जीत रहे हैं जिससे मोदी जी को ज्यादा बल मिले।
जिससे कि जाके हम गवर्नेंस कर सकें। उसमें जो व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट कर दे, इट इज़ वेल एंड गुड। हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से ही जीत होती है और एक गलती के कारण आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसे नेता है, जिसको जनता इतना अकल नहीं चाहती कि हिंदुस्तान के आई बिलीव ग्लोबली ही इज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर लीडर एवर एंड ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी के समय में देश जो है सिर्फ आज़ाद जस्ट हुआ था। मेजॉरिटी लोग आज़ादी के बाद में सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। ऑपोजिशन निम्न बराबर थी। आज 70 साल पुरानी ऑपोजिशन जो है, वो आज एक डबल डिजिट पे आ चुकी है। सोचिए मोदी जी की कितना मैसिव करंट है। In fact, अगर वो if you see it properly, he could very well be the most loved democratically elected leader ever. एब्सोल्युटली यस। Within, जितने लोग मोदी जी को वोट करते हैं, वो कई नेशंस की आबादी से ज़्यादा है। मोदी जी ने 10 करोड़ से ज़्यादा घरों तक साफ पीने का पानी पहुंचा है। 10 करोड़ की आबादी तो कई राज्य नेशंस की नहीं है। मोदी जी के राज के अंदर भारत ने यूपीआई रेवोल्यूशन के कर दिया है, जो दुनिया कभी सोच नहीं सकती थी कि डिजिटल पेमेंट्स में भारत जो है आज एक ठेले वाले से लेकर एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। 50% ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भारत के जरिए और यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। आई बिलीव इट्स अ मॉडर्न सक्सेस स्टोरी। these numbers are told to you वो research cell से आते हैं और how does it happen? रिसर्च सेल से भी आते हैं, मैं खुद भी पढ़ता हूँ। मैं हर दिन शोध करता हूँ। तो मेरा अगर मैं बिना पढ़े जाता हूँ तो मैं बिना पढ़े अभी तक तो कोई डिबेट में नहीं गया हूँ Can't go यार, मतलब और it's मैं tough to कभी जाऊँगा survive. भी नहीं। It's tough to survive those debates and those that हाँ, you know बिकॉज़ hot इट्स rooms. ऑल अबाउट टाइमिंग। Hmm. तो देखिए इसकी ब्यूटी यही है कि आपको पढ़ने का इतना मौका मिलता है और सीखने का इतना मौका मिलता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। सो रिसर्च सेल से भी आते हैं और खुद भी जो है हम पढ़ते हैं, पूरी टीम के साथ पढ़ते हैं हमारी। Lovely. That being said, thank you very much, Pradeep bhai. Won't keep you away from your dinner and your party at home. पार्टी क्या है, मेरी बीवी के साथ में और दीदी के साथ में खाना खाऊँगा और यही पार्टी है मेरी Chalo. चलिए, That be like lovely for you to join थैंक यू। your. Thank you so much and congratulations for you for your wonderful book that you gifted me and gave me. And I hope that you continue to serve the society in whatever role you can because we Thank, need passionate youngsters and colleagues like you to contribute more. thank you very much. That being Thank you. said, Pradeep bhai, it was a joy. Thank you very much for watching.